देखिए कल हमने क्या किया था, अभी सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। ये भूमध्य रेखा की लंबाई हम करेंगे अभी आगे, कर्क रेखा की भूमध्य रेखा की लंबाई सारी लिखाएंगे। लगभग 40,076 किलोमीटर है भूमध्य रेखा की लंबाई। देखिए कल हमने क्या किया था, हिमालय पर्वत स्टार्ट किया था। हिमालय पर्वत को देखिए, सबसे पहले हिमालय पर्वत के 3 मुख्य भागों में बांटा था। एक तो ट्रांस हिमालय जो भारत से बाहर है, जिसे हमने नाम दिया था तिब्बत हिमालय नवीन। फिर मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय की भारत में 3 श्रेणियां थी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और फिर पूर्वोत्तर का था। हिमालय को 3 भागों में करेंगे, भौतिक विभाजन था, ये प्रादेशिक करेंगे और उसके बाद उसके दर्रे करेंगे। ये इसकी श्रेणियां विभाजित की थी हमने किस किस प्रकार है। ये हिमालय की स्थिति बताई थी कि इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कहां पर क्या क्या बातें हैं। फिर हिमालय के अंदर बीच की जो खाइयां थी, उन खाइयों के नाम लिखे थे हमने यहाँ पर। सेक्टर जोन, हिंज लाइन, सेंट्रल थ्रस्ट, बाउंड्री फॉल्ट, फ्रंट लाइन, और ये किस काल के अंदर इनका निर्माण हुआ था। फिर इनकी क्या खाई क्या होता है, गार्ज क्या होता है, दर्रा क्या होता है, और ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तर में तो ट्रांस है, लेकिन ऊंची चोटी है वो हिमाद्री थी। फिर हम ट्रांस हिमालय पर चर्चा करते हैं। तो ट्रांस हिमालय की बात की थी हमने, कराकोरम श्रेणी थी, कराकोरम या कृष्णागिरी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इनके अंदर ये खास बातें थी, हमने पढ़ा था। K2, गोडविन आस्टिन, राकापोसी चोटी, गार्ज, सिंधु गार्ज। फिर मुख्य हिमालय की पहली श्रेणी आ जाती है हिमाद्री, वृहद, सर्वोच्च या महान हिमालय। ये हम कर रहे थे। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर थी, जो विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमुलंगमा या चोटी 15 थी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी थी। और फिर ये अन्य हमने कुछ चोटियां लिखी थी। अक्साई चीन के बारे में हमने चर्चा की थी। हिमालय का निर्माण कौन सी प्लेटों के टकराने से हुआ था, ये बातें भी हमने की थी। और लास्ट में मैंने छोड़कर गया था माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्तियों के नाम। तो पहले हम वही करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्तियों के नाम। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। हाँ दीपक जी, कोई भी एग्जाम हो, आरएस लेवल का एग्जाम है, वहां तक क्लियर हो जाएगा आपका पेपर। क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता, यही एक ही टाइम है। दिन में मैं भी फ्री नहीं होता, और दिन में और क्लासें चलती है। चलिए चर्चा करते हैं हिमालय पर जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों की। हिमालय, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले। हाँ टाइम यही रहेगा। हाँ दिल्ली पुलिस का कोई भी हो, हाँ क्लास कंटिन्यू चलेगी। वो बीच में मेडिकल इशू आ गया था, वो एक छोटा सा ऑपरेशन था, उसके लिए जाना पड़ा था। बुक की आवश्यकता ही नहीं है। बुक पढ़नी है तो 11वीं 12वीं का जो ज्योग्राफी की बुकें हैं वो उठाकर वो पढ़ लीजिए। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, 11वीं 12वीं की जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी की है वो बुक आप पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं।
अब कमेंट के जवाब आपके जो भी कमेंट है वो लास्ट में, उनके आंसर लास्ट में दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे कहां का रहने वाला था? ये नेपाल का। लेकिन गया किसकी तरफ से था? ये भारत की तरफ से। तो प्रथम भारतीय का नाम आएगा तो भी कौन, किसका नाम आएगा? तेंजिंग नोर्गे। और इसका साथी जो था वो था एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड का था। एडमंड हिलेरी कहां का था? न्यूजीलैंड का। एडमंड हिलेरी कहां का रहने वाला था? न्यूजीलैंड का रहने वाला था। हाँ, आरएसएस एएसआई एसआई के लिए ही चल रहा है मुख्य रूप से ये कोर्स। प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे व एडमंड हिलेरी कब गए थे? 1953 में। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे नेपाल का रहने वाला था, लेकिन गया किसकी ओर से था? भारत की ओर से। जबकि एडमंड हिलेरी जो था ये न्यूजीलैंड का था। अभी अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन से देश का था? ऑप्शन था इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजीलैंड। ये इधर वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। किसका ऑप्शन दिया? इधर वाला, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका और न्यूजीलैंड। तो कहां का होगा? न्यूजीलैंड का था। प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला थी जुंको तबई, जापान की। कहां के रहने वाली थी? जापान की रहने वाली थी और ये गई थी 1975 में। प्रथम महिला जुंको तबई थी, जापान की, और ये गई थी 1975 में। तो प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला कहां की? भारत की। भारतीय प्रथम महिला जो गई थी वो गई थी बेचेंद्री पाल। बेचेंद्री पाल गई थी 1984 में। प्रथम भारतीय महिला जो गई थी वो थी बेचेंद्री पाल 1984 में। जबकि प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम आएगा तो तेंजिंग नोर्गे का ही नाम आएगा, क्योंकि ये भारत की तरफ से गया था। तेंजिंग नोर्गे का ही नाम रहेगा, ये भारत के ही ओर से गया था। तो प्रथम व्यक्ति हो गया, प्रथम महिला। उसके बाद सबसे युवा, सबसे युवा व्यक्ति, सबसे युवा व्यक्ति गया था जॉर्डन रोमेरो। यूएसए का रहने वाला है, 2010 में गया था। कब गया था ये? 2010 में। मात्र 13 वर्ष और 9 माह जब ये माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी तो इसकी आयु थी 13 वर्ष और 9 माह। तो सबसे युवा। जबकि सबसे युवा महिला जो गई थी वो गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मालवाथा पूर्णा। मालवाथा पूर्णा जो हैदराबाद की रहने वाली थी, यानी कि भारत की, यानी कि तेलंगाना के हैदराबाद की
रहने वाली थी मालवाथा पूर्णा। ये जब गई थी इसकी आयु थी 14 वर्ष 7 माह। और इसके साथ ही गया था प्रथम दलित भी। प्रथम दलित भारतीय साधनापल्ली कृष्णा। साधनापल्ली कृष्णा प्रथम दलित भारतीय थे। हाँ, दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके ज्यादा आता है। ये जो अभी हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके में ही आता है। सबसे युवा जॉर्डन रोमेरो था, यूएसए का, 13 वर्ष 9 माह की आयु में। सबसे युवा महिला जो गई थी वो मालवाथा पूर्णा हैदराबाद है, भारत की थी, 14 वर्ष 7 माह की आयु। और प्रथम दलित गया था इसके साथ साधनापल्ली कृष्णा, ये भी हैदराबाद भारत का ही है, क्योंकि एक स्कूल की ओर से गए थे दोनों। तो प्रथम व्यक्ति महिला हो गया, सबसे युवा व्यक्ति और महिला हो गए हैं। उसके बाद सबसे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फुइचिरो मियरो, नेपाल के रहने वाले हैं। कहां के हैं? नेपाल के। और कितनी वर्ष की आयु में गए थे? तो ये 80 वर्ष की आयु में। अब आप देख अपने आस पड़ोस में देखिए, 80 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करें। और हमारे यहाँ पर 40 साल के होते कहते हैं हम बुढ़े हो गए, ज्यादा से ज्यादा 50 निकलते ही तो बुढ़े, और 60 के चाहे हो ना हो कि 60 के होते हम रिटायर हो गए, अब हम काम में नहीं करेंगे। और इधर देखो 80 साल का व्यक्ति माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल कर रहा है। अच्छा, साधने पल्ला कृष्णी जो है ये गई थी 2014 में। 2014 साधनापल्ली कृष्णा भी और मालवाथा पूर्णा दोनों 2014 में गए थे। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फुइचिरो मियरो नेपाल के थे, जो 80 वर्ष की आयु में। सर्वाधिक बार जाने वाला व्यक्ति ये है कुमारी रीता शेरपा। चौबीस बार 2023 तक कितनी बार जा चुके हैं? 24 बार। चौबीस तक। और सर्वाधिक बार जाने वाली महिला, अच्छा ये नेपाल के भी ध्यान रखना। सर्वाधिक बार जाने वाली महिला जो है वो है लखपा शेरपा। 8 बार। इसके बाद प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुई। ये भी कहां की है? नेपाल की। ये भी कहां की है? नेपाल की। सर्वाधिक बार जाने वाली अभी गुड मॉर्निंग सभी को। कोई बात नहीं ममता जी, 80 ईयर का
होने के बाद मैं भी ट्राई करूंगा कि हाँ माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करें। इसके बाद प्रथम राजस्थानी व्यक्ति, तो वो गए थे सौरभ शेखावत। प्रथम राजस्थानी व्यक्ति का नाम आएगा तो सौरभ शेखावत। प्रथम राजस्थानी महिला, आशा जाजड़िया। आशा जाजड़िया झुंझुनू की है और 2021 में, यानी कि अभी थोड़े समय पहले ही आशा जाजड़िया, आपके पास भी मौका था, अगर आप चढ़ते तो आपके पास भी मौका था। रीता फारिया लेडीज नहीं है, जेंट्स है। नाम जरूर लग रहा है कि हाँ महिला का नाम है, लेकिन ये नेपाल के अंदर का नाम है। अभी राजस्थान में एक मौका और आपके पास, अगर आप विश्व में अभी तक ये समझकर देखिए 14 साल अगर आपके परिवार में किसी को ट्रेनिंग दो तो 14 साल से कम आयु में भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया जा सकता है। सौरभ शेखावत अलवर के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। विश्व की विश्व के सभी महाद्वीपों की चोटी पर फतेह हासिल करने वाली भारतीय महिला। देखता हूं किस किस को आता है। एक क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, जल्दी से आंसर दीजिए। विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी, विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी, यहां पर एक शब्द ऐड कर देना, सर्वोच्च। महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर फतेह हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला, किसी को नहीं आता क्या? हाँ वीरेंद्र बिश्नोई, सही आंसर आपका। और आगे, बस एक को ही आता है। हाँ भाई क्या बात, विष्णु कासनिया, कसाना, मंजू। विष्णु आपका भी सही है। चलिए लिख देता हूं। प्रेमलता अग्रवाल, विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर फतेह हासिल करने वाली कमेंट दिखेगा नहीं, हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने आंसर नहीं बोला था। किशोर सही आपका भी। दीपक बचेंद्री पाल भारतीय थी पहली।
हाँ, तो इसका सही आंसर है प्रेमलता अग्रवाल। तो ये हो गए माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व। जिसमें महिला थी, पुरुष थी, पहले पहले सारे हमने नाम लिख लिए हैं। इसके बाद हमारी चोटी हो गई थी तीसरी, मुख्य हिमालय में हिमाद्री वाला। अच्छा, हिमाद्री वाला एक ही काम किया था हमने अभी, ठीक है। हिमाद्री के बाद दूसरा जो आता है हमारा, हिमाद्री के बाद दूसरी जो चोटी है वो देखिए कौन सी है। सतपाल भील, संगीता अग्रवाल, संगीता जी। हाँ, अब तो मैंने बता दिया आंसर आपको। मुख्य हिमालय का पहला हिमाद्री वाला पार्ट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम। दूसरा पार्ट है हमारा हिमाचल हिमालय। हिमाचल लघु या मध्य हिमालय। हिमाचल लघु मध्य या हिमाचल लघु या मध्य हिमालय। इसको हम तीन भागों में बांट कर करेंगे। इसको हम तीन भागों में बांट कर करने वाले हैं। इसके तीन टुकड़े कर देते हैं हम। एक तो इसमें देखो क्या पाया जाता है, अल्पाइन। अल्पाइन घास के मैदान, या इन्हें बोले जाते हैं घास के छोटे छोटे मैदान। अल्पाइन घास के मैदान या घास के छोटे छोटे मैदान। घास के छोटे छोटे मैदान घास के छोटे छोटे मैदान या छोटे छोटे घास के मैदान, दोनों बातों में अंतर है। यहां पर घास तो है लेकिन मैदान क्या है, छोटे छोटे हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर का एग्जाम्पल भी है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग। जबकि में घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल या प्यार। उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बोलते हैं बुग्याल या प्यार। प्यार में पै पूरा आएगा, प्यार में पै पूरा आएगा, आधा नहीं आएगा। तो यहां पर आधे वाला नहीं लिखना है, कहीं आप आधे वाला लिख दो। आधे वाला नहीं लिखना है, पूरे वाला लिखना है। आवाज कट रही है क्या? रुकिए, सेल चेंज करता हूं मैं। अब सीधी सी बात है, जो प्यार करेंगे वो क्या करेंगे, घूमने जाएंगे।
घूमने की जगह भी यहीं पर है। जो प्यार करेंगे वो घूमने भी जाएंगे, और घूमने की जगह भी सारी यहीं पर है। यानी यहां पर है स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक स्थान। तो स्वास्थ्य वर्धक स्थान कौन कौन से देखिए, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, ये तो आगे हिमाचल के। उत्तराखंड के अंदर आ जाते हैं फिर मंसूरी, नैनीताल, ये उत्तराखंड में आ गए। ये ऊपर वाले जो थे ये थे हिमाचल में, ये उत्तराखंड में आ गए। और एक आ जाता है इसी श्रेणी में दार्जिलिंग, ये आएगा वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर पाए जाते हैं स्वास्थ्यवर्धक स्थान। ऐसे स्थान जहां पर अगर हम घूमने जाए तो हमें वहां पर स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। गुलमर्ग, गुलमर्ग सोनमर्ग के नीचे है गुलमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार बोलते हैं, और जो प्यार करेंगे वो घूमने जाएंगे, यानी कि यहां पर घूमने की जगह है, और इन जगह पर जाने से हमें स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। तो दो बातें तो ये होगी। तीसरी बात देखो इसकी, इधर लिख देते हैं। यहां पर पाई जाती है कुछ पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक लिखेंगे हम, पीर धौलानी, पीर धौला ने मंसूरी में, मंसूरी में नाग देखा और महाभारत, पीर धौला ने मंसूरी में नाग देखा और महाभारत डॉक कर दी, डॉक ब्लैक कर दी, महाभारत खड़ी कर दी या महाभारत डॉक ब्लैक कर दी। देखो पीर से याद रखोगे, पीर पंजाल श्रेणी, कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल। धौला से धौलाधार, धौला से धौलाधार श्रेणी। मंसूरी से मंसूरी श्रेणी, मंसूरी श्रेणी। नाग से नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। महाभारत से महाभारत श्रेणी, महाभारत। डॉक से डोकिया, डॉक से डोकियर। ब्लैक से ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। ये पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणियों का अब देखिए क्रम, वापिस क्रम बोल रहा हूं मैं, वापिस ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां पढ़ी थी, कल जा कल, कल कल जा कल, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, 4 वो थी। उसके बाद हिमाद्री थी पूरी, उसमें कोई श्रेणी नहीं थी, उसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां थी। उसके बाद अब आता है हिमाचल, इसमें फिर 7 चोटियां आती है, ये श्रेणी आती है। तो 4 सबसे पहले ऊपर वो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके जस्ट बाद आ जाएगी पीर पंजाल, धौलाधार, फिर मंसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया और ब्लैक माउंटेन। ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है, ये अच्छे से याद रखना। ये क्या क्रम है इनका, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम है। 4 वो आ जाएगी क्रम से, और फिर ये 7 ये श्रेणियां क्रम से आ जाएगी। और इनके नीचे सीधा आ जाता है नाम शिवालिक का।
तो ये हो जाती है हमारी कौन सी श्रेणी? हिमाचल, लघु, मध्य हिमालय। हिमाचल, लघु या मध्य हिमालय को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा। एक में घास के मैदान थे, एक में क्या थे? अल्पाइन घास के मैदान, दूसरे में थे स्वास्थ्यवर्धक स्थान और तीसरी थी पर्वत श्रेणियां। वैसे ये 3 चीजों में बांट दिया। तीसरी श्रेणी है वैसे तो ये, वैसे सेकंड है, लेकिन ऊपर ट्रांस हिमालय अलग हो गया। फिर मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी आती है, मुख्य हिमालय की मध्य वाली श्रेणी, इसकी हमने 3 भाग कर दिए। फिर आती है लास्ट वाली श्रेणी, नंबर 3। शिवालिक, निम्न, शिवालिक, निम्न, बाह्य, शिवालिक, निम्न, बाह्य या नवीनतम श्रेणी, नवीनतम हिमालय। हिमालय का सबसे अंतिम भाग यही था, सबसे लास्ट में जिसका निर्माण हुआ था प्लायोसीन युग में। कौन से युग में हुआ था इसका निर्माण? प्लायोसीन। तो शिवालिक, निम्न, बाह्य या नवीनतम हिमालय जो है, इसके अंदर देखिए क्या खास बात है। इसके अंदर पाए जाते हैं घाटी, और इसकी सबसे प्रसिद्ध घाटी है काठमांडू घाटी। अब घाटी क्या होती है, इस पर हमने चर्चा की थी कि घाटी क्या होती है। एक पेज पर अलग वापस लिख रहा हूं मैं, जिसके 3 और, याद कर लीजिए, 3 और जल हो, 3 और स्थल हो, 3 और पर्वत हो। ये 3 नाम लिखे थे हमने। जिसके 3 और जल होता है वो तो क्या होता है? प्रायद्वीप। जिसके 3 और स्थल होता है वो होती है खाड़ी। जिसके 3 और पर्वत होते हैं वो होती है घाटी। ये बातें हमने पहले लिखी थी। तो जिसके 3 और पर्वत पहाड़ियां होगी वो क्या होगी? घाटी। काठमांडू घाटी। यहां पर जो घाटियां, उनका मुख देखो, एक तरफ तो खुलेगा ही खिलेगा। यहां पर जो घाटी पूर्व की ओर खुलती है, जिस घाटी का मुख पूर्व की ओर, पूर्व दिशा वाली घाटियां पूर्व की ओर मुख खुलता है, उन घाटियों को बोला जाता है द्वार, जिसका एग्जाम्पल है हरिद्वार। हरिद्वार। और भी कई द्वार आ जाएंगे, जिसका मुख्य एग्जाम्पल कौन सा आ जाता है? हरिद्वार। हरिद्वार, निहंग द्वार, बस ये शब्द याद रख लेना, इसका एग्जाम्पल है निहांग द्वार आ जाता है। और यहां पर खेती की जाती है चाय की। किसकी? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जिन घाटियों का मुख पश्चिम दिशा में खुलता है वो कहलाता है दून। एग्जाम्पल है देहरादून। देहरादून, कोटली दून, कई दून आ जाएंगे। इसके बस इतना याद रख लेना, जिन घाटियों का मुख पश्चिम में खुलता है वो घाटी क्या कहलाती है? दून। और यहां पर चावल की खेती की जाती है। यहां पर किसकी खेती की जाती है? चावल की, जबकि यहां पर चाय की। तो ये आ गया हमारी शिवालिक, निम्न या बाह्य या नवीनतम हिमालय। इसके बाद हिमालय को कितने भागों में बांटा था हमने? भौतिक विभाजन में 3 पार्ट किए थे हिमालय के। ऊपरी ऊपर था ट्रांस हिमालय, था मुख्य में 3 थे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तीनों हो गए। अब आता है पूर्वोत्तर।
कौन सा हिमालय? पूर्वोत्तर। नक्शे में करते हैं इसको। ये पूर्वोत्तर वाला पार्ट है, पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय में देखो, यहां अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है पटकई बूम। पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? पटकई बूम। नागटिपा लिखा नहीं था क्या मैंने? नागटिपा लिखा हुआ है। नाग क्या था? पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, नागटिपा, महाभारत, डोक्या और ब्लैक माउंटेन। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या आ जाता है? पटकई बूम आ जाता है। नागालैंड में आ जाएगी नागा पहाड़ी। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सरामती। नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सरामती चोटी। उसके बाद आ जाती है मणिपुर की। तो मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर में आएगी कौन सी? मणिपुर पहाड़ियां। मणिपुर पहाड़ियां। मिजोरम में आ जाएगा लुसाई पर्वत। मिजोरम में कौन सा है? लुसाई पर्वत। और लुसाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है ब्लू पीक। लुसाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ब्लू पीक। लिखा दो अलग, एक ही बात है, इसको क्रम से लिखते जाइए। पटकई बूम आ गया अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नागा पहाड़ी आ गई जिसकी सबसे ऊंची चोटी सरामती है। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी आ गई। मिजोरम में लुसाई पर्वत, या इसी को बोल देते हैं मिज्जो पहाड़ी। मिज्जो पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू पीक। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां। त्रिपुरा की पहाड़ियां। तो जो जो नाम है लगभग वही वही आता है। जो जो नाम है लगभग वही है। दीपक जी अलग से लिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। नागालैंड और मिजो पहाड़ियों को अलग करने वाली है ब्राइल। ब्राइल खाड़ी है यहां पर बीच में। और मणिपुर के अंदर एक मणिपुर की प्रमुख पहाड़ी है। तो दूसरी एक आती है लेमातोल। दूसरी आती है लेमातोल। ये पूर्वोत्तर में इतनी है बस। पूर्वांचल के अंदर इतनी, एक बार वापस देख लीजिए। अलग से लिखनी है तो अलग से देखो, सीधा सीधा लिखते जाना। पटकई बूम के आगे लिख दो अरुणाचल प्रदेश बस। बाकी तो नाम अपने आप से नाम से ही पता चल रही है। पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में नागा पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी सरामती है। मणिपुर के अंदर मणिपुर की पहाड़ियां हैं। या एक पहाड़ी और है मणिपुर में लेमातोल। लेमातोल की पहाड़ी आ गई। मिजोरम में मिज्जो पहाड़ी, या इसी का दूसरा नाम जो प्रचलित नाम है ज्यादा वो है लुसाई पर्वत। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू पीक। और त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां। एक खास बात और याद कर लेना, काम आएगी बहुत ही, यहां पर नहीं है लेकिन काम आएगी आपके। एक जनजातियों का टॉपिक आता है कल्चर के अंदर। ये जितनी भी पहाड़ियां लिखी है मैंने, पटकई, नागा, मणिपुरी, लुसाई, मिज्जो, लेमातोल, ब्राइल, ये सारी की सारी यहां पर पाई जाने वाली जनजातियां भी, ध्यान रखना। जो पर्वत चोटी है उसी चोटी के नाम पर वहां की एक
जनजाति का नाम प्रसिद्ध है। तो जितनी चोटियां उतनी ही क्या हो गई हमारी यहाँ पर जनजातियां। नक्शे रखो, बिना मैप के ज्योग्राफी याद करना बहुत मुश्किल है दीपक जी, इसलिए नक्शे साथ में रखो। बिना नक्शे के तो बहुत ही मुश्किल है, वो जो चीजें बिना नक्शे वाली है वो मैं लिखवा रहा हूं, बाकी लगभग नक्शे में ही करेंगे हम। और मैंने इसकी बुकलेट भी आपको बोला है, सीधी मार्केट से इंडिया ज्योग्राफी की जो भी बुकलेट आती है नक्शे की, इंडिया मैप की जो बुकलेट आती है वो बुकलेट लेकर आ जाइए मार्केट से। चलिए, ये हो गया हिमालय का भौतिक विभाजन हमारे, ये क्या हो गया हमारा हिमालय का भौतिक विभाजन। इसके बाद अब आता है हम हिमालय का दूसरा पार्ट, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। कौन सा? प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन करने के लिए हमें कुछ नदियों का सहारा लेना पड़ेगा। प्रादेशिक विभाजन के लिए हमें कुछ नदियों का सहारा लेना पड़ेगा। आप ब्राइल बोल दीजिए या बेरियल बोल दीजिए, एक ही बात है। नदियों का सहारा देखिए कैसे लेते हैं हम। यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। इस झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के उत्तर से एक नदी चलेगी, लद्दाख से होती हुई चली जाएगी पाकिस्तान में, और भारत के समांतरी बहती है लगभग ये नदी। नदियां जब भी बनाओ हमेशा डबल लाइन से बनानी है, अभी सिंगल लाइन से नदी मत बनाना। और नदी को खाली भी नहीं रखना है, पाप लगेगा नहीं तो। उसमें पानी भी बहा दीजिए। इस नदी का नाम सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। ये नदी कौन सी है? सिंधु। असम में गारो खासी जयंती, हाँ वो भी करेंगे हम। असम वाली हिमालय का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। जहां पर आएगी प्रायद्वीप भारत के अंदर आती है, ध्यान रखना, वो हम करेंगे। मेघालय का पठार है, कार्बी ओनलोक का पठार है, वो सारे पठार, और ये गारो खासी जयंतियां, मिक्कर हिल्स, ये सारी पहाड़ी हम करेंगे। असम में नहीं है गारो खासी जयंतियां, ये मेघालय के अंदर है। पूजा गुजर, हाँ नक्शे हाथ से बना रहे हो तो दी बेस्ट है। देखिए हाथ से नक्शे बनाने तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली होगी हमारी सिंधु नदी, उसके बाद इसी मानसरोवर झील से ही निकलेगी एक, हिमाचल बहती हुई सिंधु की ओर जाएगी। नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। एक नदी इसके साथ साथ बहेगी,
मानसरोवर झील से नहीं निकलती है सीधी, जिसका नाम है काली नदी। एक इस मानसरोवर झील से पूर्व की ओर निकलेगी और पूर्व में जाएगी और फिर दक्षिण की ओर हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय की सीमा से होती हुई चली जाएगी बांग्लादेश में। इसी मानसरोवर झील से निकलती है और इसमें एक छोटी नदी आकर मिलती है। जो छोटी नदी सिक्किम से आकर मिलती है, इस नदी का नाम है तिस्ता नदी। और ये जो बड़ी नदी आई है, इसका नाम वैसे तो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं दिहांग, दिहांग नदी। ये तो होगी यहां की नदियां। ये तो होगी यहां की नदियां। यहां पर है हिमालय हमारा। यहीं पर फैला हुआ है हिमालय। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखिए, सिंधु और सतलज, इधर कौन सी नदियां हैं? ऊपर से सिंधु और सतलज, इसके बीच का जो पार्ट है ये कहलाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। सिंधु सतलज के बीच वाला हिस्सा पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। सतलज काली, ये सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में। सतलज और काली के बीच का हिमालय जो है ये है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग कुमायूं हिमालय, जो लगभग उत्तराखंड सतलज और काली नदी के मध्य वाला हिस्सा कहलाता है कुमायूं हिमालय। उत्तर प्रदेश में आ रही है काली नदी, नेपाल से उत्तराखंड की सीमा के साथ साथ आ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। कुमायूं हिमालय ये जाता है कहां पर? सतलज और काली के मध्य। इसकी लंबाई 320 और ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है। फिर काली और तिस्ता के बीच वाला जो पार्ट है, काली और तिस्ता के बीच, यहां पर कौन सा देश है? नेपाल। तो हिमालय का नाम भी क्या है? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय आ गया? नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। हिमालय का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा एवं ऊंचा, सबसे लंबा एवं ऊंचा जो पार्ट है हिमालय का, वो कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। सिंधु पाकिस्तान के ऊपर से नहीं, पूरी पाकिस्तान के अंदर से ही जाएगी।
तो काली और तीस्ता नेपाल हिमालय जो जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, और ये सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचे हिमालय की जो पार्ट है वो यही पार्ट है। फिर तीस्ता और दिहांग, एग्जाम में ये वाला शब्द आएगा दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र शब्द नहीं आता, दिहांग आता है। यहां पर हमारा राज्य असम है, तो इस हिमालय का नाम भी क्या हो गया, असम हिमालय। कौन सा हिमालय है, असम हिमालय, और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 720। हिमालय की कुल लंबाई। एक शब्द लिख रहा हूं, भारत। भारत में 2400 किलोमीटर। हिमालय की कुल लंबाई भारत में कितनी, 2400 किलोमीटर। भारत की सीधी अब आ जाए हिमालय की कुल लंबाई, और शब्द आ जाए NCERT, तो आप करोगे 2500। अगर अधिकतर सीधा क्वेश्चन आता है हिमालय की लंबाई कितनी है, भारत शब्द ना दिया हो तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 2500। अगर भारत शब्द दे दिया तो आंसर क्या रहेगा, 2400। हिमालय विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची। वापस लिख रहा हूं दो शब्द में, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा एंडीज पर्वतमाला। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर है ये। तो ये हो गया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया हमारा, प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन में क्या बातें आ गई हमारी, कि हिमालय को हम 4 भागों में बांट देंगे। सिंधु सतलज के बीच का पंजाब या कश्मीर होगा, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, तीस्ता और दिहांग के बीच आ जाएगा असम हिमालय। क्लियर है, चले आगे। हाँ भी बताइए, यहां तक समझ में आया। हिमालय के 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे, भौतिक विभाजन हो चुका है हिमालय का, और प्रादेशिक विभाजन हो चुका है। कुछ बात समझ में आ भी रही है क्या, एक बार रिपीट। गुड गुड, आ रहा है, ठीक है जी सर। ओके लक्ष्मी सैनी, एक बार और बता देते हैं। देखिए, एक पहले तो हमें बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, क्या क्या किया कहानी, ये तो आपको मैंने बता दी। अब मैं बता देता हूं आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने किया क्या था। हमने पढ़ा हिमालय, हिमालय पर्वत,
कौन सा पर्वत किया हमने? हिमालय। कहा था हिमालय पर्वत को हम 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 हमने बांटा कौन सा? भौतिक विभाजन। हिमालय का कौन सा विभाजन किया हमने? भौतिक विभाजन। नंबर 2 हमने किया कौन सा? अभी अभी जो कर आए हैं, प्रादेशिक विभाजन। और नंबर 3 हम पढ़ेंगे हिमालय के दर्रे। ये इतनी बातें पढ़ने वाले हम। भौतिक विभाजन को हमने कितने भागों में बांटा? फिर 3 भागों में। एक था ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस। दूसरा था मुख्य हिमालय। और तीसरा था पूर्वोत्तर। 3 भाग बांटे थे हमने, ट्रांस, मुख्य और पूर्वोत्तर। ट्रांस हिमालय के अंदर हमने फिर 3-4 श्रेणियां बांटी थी। ट्रांस हिमालय में हमने फिर 3-4 श्रेणियां बांटी थी। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। मुख्य हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा था। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और पूर्वोत्तर में हमने चोटियां चोटियां लिखी थी, पटकई है, अलग अलग चोटियां लिखी थी। गुरुजी मजा आ गया। देखिए पढ़ते रहोगे अच्छे से समझोगे, ध्यान पूरा यहाँ पर होगा तो आराम से समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ये तो हमने किसमें किया था? भौतिक विभाजन में। 3 भाग, ट्रांस, मुख्य और पूर्वोत्तर। ट्रांस में 4 श्रेणियां थी, मुख्य में हमने 3 मुख्य पार्ट पढ़े थे, और पूर्वोत्तर में हमने कुछ चोटियां पढ़ी थी, जिसमें पटकई बूम था, नागा पर्वत था, मणिपुर की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और त्रिपुरा की पहाड़ियां हमने की थी। फिर हमने क्या? प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में क्या था? नदियों के बीच का भाग हमने करना था। ये सतलज नदी, ये सिंधु नदी, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग। 5 नदियां थी। 5 नदियों के बीच हिमालय का पार्ट आया था, जिसे हमने 4 नाम दिए थे। पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच कौन सा था? कुमायूं हिमालय। काली तिस्ता के बीच नेपाल, और तिस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय। यानी कि नदियों के बीच का यही आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, सतलज और काली के बीच वाला। तो ये हो गया हमारा कौन सा? अभी जो हमने लास्ट में किया था छोटा सा पार्ट, वो था प्रादेशिक विभाजन। और अब हम करने वाले हिमालय के दर्रे। दर्रे स्टार्ट करने से पहले मैं प्रादेशिक विभाजन से एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। प्रादेशिक विभाजन हो गया। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। दो तीन चोटियां लिख रहा हूं मैं, आप ये बताओगे ये चोटी कौन से हिमालय में है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और नामता बरवा। किस किस हिमालय का पार्ट है? पहले बताएंगे नंदा देवी। जल्दी से बताइए, नंदा देवी प्रादेशिक विभाजन में कौन से हिमालय में आएगी? प्रादेशिक विभाजन हमने भौतिक विभाजन में पढ़ी थी इन चोटियों को। अब क्वेश्चन भौतिक विभाजन से मैं ले आया प्रादेशिक। अब आपको याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि दोनों को जोड़कर कैसे पढ़ना है, वो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो बताइए नंदा देवी कौन से हिमालय का पार्ट है? जल्दी से बताएंगे।
हिमाद्री, हिमाद्री ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही 4 आपके पास है। नंदा देवी किसमें है? महान हिमालय, वो ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन तो ये आपके पास, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय, इन ऑप्शन में से बताना आपको। चार आपके सामने 4 चोटियां लिखी हुई है मेरी। ओंकार जुनवा, नंदा देवी पंजाब की, लक्ष्मी कुमायूं की। क्या बात वे आंसर नहीं दे रहे आप, जल्दी दीजिए, फिर हम दर्रे भी आज करेंगे कंप्लीट। मुझे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। लक्ष्मी सही आपका आंसर। नंदा देवी किसका पार्ट है? कुमायूं, पूजा गुजर, कुमायूं हिमालय का। तो फिर दूसरी चोटी कौन सी आ गई हमारी? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कौन से हिमालय का हिस्सा है? हाँ वीरेंद्र, लक्ष्मी, पाल भील, सही आंसर आपका पूजा। कविता बिश्नोई, ये हमने चोटियां की थी, इन चोटियों को हमने किया था भौतिक विभाजन में, लेकिन पूछ रहा हूं मैं अब प्रादेशिक विभाजन में। तुलसी सारण नेपाल, हिमाद्री, चलिए कश्मीर। देखो इनका आंसर कैसे हल होगा, आंसर हल करने का तरीका बता रहा हूं। नंदा देवी कहां पर थी, ये हमें याद होना चाहिए कि कहां पर थी। नंदा देवी कहां पर थी? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड पूरा का पूरा कौन से हिमालय में है? कुमायूं में। तो नंदा देवी जो है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है? कुमायूं का। नंगा पर्वत था कश्मीर में, वहां पर कौन सा हिमालय आता है? पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। कंचनजंगा कहां पर थी? सिक्किम नेपाल की सीमा पर, और सिक्किम नेपाल की सीमा है तो कौन सा हिमालय आएगा? नेपाल हिमालय। और नाम चाबरवा सबसे पूर्व में थी, तो सबसे पूर्व में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ अब सही आ रहे हैं आंसर। तो ये नंदा देवी, यानी कि हमें भौतिक विभाजन में हमें स्थान पता होना चाहिए, और अगर स्थान पता होगा तो इनके बीच उत्तराखंड की जितनी चोटियां वो सारी की सारी किसमें आएगी? कुमायूं। नेपाल की जितनी चोटियां, नेपाल और तिब्बत की लगभग चोटियां नेपाल हिमालय में। उधर पूर्वोत्तर वाली सारी की सारी किसमें आ जाएगी? असम हिमालय में। ऊपर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली सारी चोटियां पंजाब या कश्मीर हिमालय का हिस्सा मानी जाएगी। ये हमारा प्रादेशिक विभाजन हो गया। अब आते हैं हिमालय के दर्रों पर। हिमालय के दर्रे। दर्रा मैंने बताया था क्या होता है? दो पर्वत चोटियों के बीच ऐसा नीचा स्थान जहां से किसी प्रकार का मार्ग गुजरता हो। ऐसा नीचा स्थान जहां से किसी प्रकार का मार्ग, चाहे वो स्थल मार्ग हो चाहे वो जल मार्ग हो, किसी भी प्रकार का मार्ग गुजरना चाहिए, वो क्या होगा? दर्रा कहलाएगा। दर्रे, दर्रा दो अलग अलग स्थानों को आपस में जोड़ेगा।
दो अलग अलग स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है दर्रा जो होता है वो। देखो सबसे ऊपरी ऊपर दर्रा है करा कोरम दर्रा, इसी के पास एक दर्रा और है कारा टफ दर्रा। दो दर्रे आते हैं बिल्कुल ऊपरी ऊपर। काराकोरम दर्रा जो है ये जोड़ता है पाकिस्तान को आपस में किससे? चीन से। काराकोरम दर्रा पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है, यानी कि ये पीओके में है। कहां पर आ गया ये दर्रा? पीओके। इस दर्रे की खास बात, भारत का सबसे गहरा दर्रा है ये। इस दर्रे की गहराई है लगभग 5650 मीटर। भारत का सबसे गहरा दर्रा है, इस दर्रे की गहराई है 5450। चौपन सौ 50 मीटर। पानी लाना, पानी। तो इस दर्रे की गहराई कितनी है? 5450 मीटर है, और यह भारत का सबसे गहरा दर्रा है। पीओके में पड़ता है पाकिस्तान और चीन को। दूसरा काराटप दर्रा, यहां से गुजरता था रेशम मार्ग। यहां से क्या गुजरता था? रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रूट। सिल्क रूट। ये दोनों ही दर्रे काराकोरम श्रेणी में हैं। टप काम था रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना। ध्यान रखना, टप काम था रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना। और ऐसा काम टप काम किया था कनिष्क ने। किसने किया था टप काम? कनिष्क जो था उसने टप काम भी किया था। तो कारा टप दर्रे से गुजरता रेशम मार्ग। फिर इधर आता है एक दर्रा, दर्रे का नाम है बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा। भारत में एक स्थान है गिलगित। एक स्थान मध्य एशिया में पड़ता है कासगर। कहां पर पड़ता है ये? मध्य एशिया। भारत से मध्य एशिया या गिलगित जाने के लिए कौन से दर्रे से गुजरेंगे हम? बुर्जिल दर्रे से। भारत से मध्य एशिया या गिलगित जाने के लिए कौन से दर्रे से गुजरेंगे? गिलगित से मध्य एशिया जाना है तो कासगर दर्रा से हम गुजरेंगे। देखिए, भारत से मध्य एशिया जाना है तो कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा है, जहां से हमें गुजरना होगा। इसके बाद देखो, एक दर्रा इधर भी पड़ता है पाकिस्तान में, जिसका नाम है खैबर दर्रा। ये पड़ता है सुलेमान पर्वत में। कौन से पर्वत में? सुलेमान पर्वत पर। एक तो खैबर
और एक बुर्जिल। इन दोनों दर्रों की खास बात देखिए क्या है। विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, भारत आए। इन दोनों दर्रों से विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे। अब कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी आए थे देखिए, नाम ले रहा हूं। जो उत्तर भारत पर आक्रमण करेगा वो तो बुर्जिल से, खैबर से तो सभी गुजरेंगे ही गुजरेंगे। ये बहुत बार आता है कि कौन से दर्रे से बाबर भारत आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया। एक तो कौन आया, सिकंदर। फिर सिकंदर के बाद हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां। चंगेज खां आया नहीं था, आया था तैमूर लंग। और मुख्य नाम आ जाता है फिर बाबर का। सबसे महत्वपूर्ण नाम रहता है किसका, बाबर। कि बाबर किस दर्रे से भारत आया था। तो बाबर किस दर्रे से आया था, मैंने कहा ये सारे के सारे आक्रमणकारी कौन से दर्रे से तो गुजरेंगे गुजरेंगे, खैबर दर्रे से गुजरेंगे। जो उत्तर भारत की ओर आक्रमण करेंगे वो किससे गुजरेंगे। और बाबर सबसे पहले दिल्ली आक्रमण करने से पहले 4 बार आक्रमण कर चुका था। वो उत्तर, यानी कि कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां पर 4 बार आक्रमण कर चुका था बाबर जो था वो। उसके बाद देखिए ये 2 प्रसिद्ध दर्रे हो गए। इसके बाद आता है 2 दर्रे और हम पढ़ेंगे इधर। एक तो बेनिहाल, बेनिहाल दर्रा, और एक पीर पंजाल। बेनिहाल और पीर पंजाल। ऊपर यहां पर एक नगर है श्रीनगर, इधर है जम्मू। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले 2 दर्रे आते हैं, बेनिहाल और पीर पंजाल। बेनिहाल दर्रा बहुत प्रसिद्ध है। इसी जो जम्मू से श्रीनगर जाता है वो निहाल हो जाता है, जो जम्मू से श्रीनगर जाएगा वो निहाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ दर्रे से जाएगा, बेनिहाल दर्रे से जाएगा। और इसी दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है वो कौन से दर्रे में है, बेनिहाल दर्रे के अंदर स्थित है। फिर इधर स्थान आता है देखिए, लेह है। इधर इस साइड में सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इधर ऊपर यहां पर है कारगिल, और इधर आ जाएगी कश्मीर घाटी। अब देखिए इनके मध्य दर्रे हैं। श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से जो लेह जाएगा वो झोली में कुछ लेकर जाएगा। यहां पर कौन सा दर्रा आता है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। श्रीनगर से लेह जाने के लिए कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है। कारगिल से कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला है पेंसी
ला, ला का अर्थ है दर्रा। मैंने कहा था दर्रे, हिमालय में दर्रे बोलते हैं, राजस्थान में नाल बोलते हैं, प्रायः भारत में घाट बोलते हैं, तिब्बत चीन में ला बोलते हैं और अंग्रेजी में पास बोलते हैं इनको। तो कश्मीर घाटी और कारगिल को जोड़ने वाला पेंसिला। लेह से सियाचिन ग्लेशियर को, लेह से सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ने वाला सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर मीठा होता है तो इसको खारा करना है, खारदुंग, खारदुंग ला, ला। और नीचे इधर हिमाचल प्रदेश में है मनाली। लेह से मनाली को जोड़ने वाला दर्रा है, हिमाचल में पड़ता है ये, बड़ा लाचा, बारा लच्छा दर्रा भी बोल देते हैं इसे। हाँ, बड़ा लाचा या बड़ा लाचा दर्रा भी बोल देते हैं। फिर एक नदी आती है भारत में और दर्रा है बाराहोती, बाराहोती दर्रा, बाराहोती दर्रा है। और इस बाराहोती दर्रे से प्रवेश करती है भारत में कौन सी नदी? सिंधु नदी प्रवेश करती है। बाराहोती दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। अब कुछ दर्रे और है, मैं सीधे नाम लिख रहा हूं इधर, जो भारत को चीन से जोड़ते हैं। सीधी सी बात है, भारत को किससे जोड़ते हैं? चीन से। खानला, चांगला, लनक ला, ये सारे लद्दाख से चीन को जोड़ते हैं, तिब्बत या चीन को भारत से जोड़ते हैं। ये जितने भी दर्रे लिखे हमने, ये सारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आगे बड़ा लाचा आ गया, हिमाचल प्रदेश का दर्रा हमारा। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है सीप किला, सीप किला दर्रा। इधर तो शिमला है और इधर से शिमला से तिब्बत को जोड़ता है और इससे प्रवेश करती है सतलज नदी। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे से? सीप किला दर्रे से। सीप किला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसमें हिमाचल में देखिए, एक तो सीप किला आ गया, एक बड़ा लाचा आ गया, इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं देखिए, इधर लिख रहा हूं मैं नाम। एक आता है रोहतांग दर्रा, बस नाम याद रखने, रोहतांग दर्रा आता है यहां पर। एक आता है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति दर्रा। एक आता है मुलिंगला, मुलिंगला। ये सारे के सारे दर्रे किसके हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। रोहतांग, लाहौल स्पीति और मुलिंगला। उत्तराखंड में जितने भी दर्रे होंगे वो सारे के सारे किसको जोड़ेंगे? तिब्बत को। देखो है कौन कौन से? माना, नीति दर्रा, माना और नीति दर्रा। लिपुलेख,
लिपुलेख दर्रा, ये माना, नीति, लिपुलेख दर्रे जो हैं, ये देखो किसको जोड़ेंगे, उत्तराखंड से जाएंगे कहां पर, ये ऊपर आता है मानसरोवर। मानसरोवर और कैलाश पर्वत, मानसरोवर और कैलाश पर्वत। तो ये दर्रे देखिए, बाराहोती दर्रा ऊपर हो गया। उत्तराखंड के अंदर जितने भी दर्रे वो सारे तिब्बत और की ओर जाएंगे। तो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है इसके लिए माना और नीति दर्रा। कहा जाता है माना और नीति दर्रे से कहां जा सकते हैं हम, सरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता जो देते हैं वो हमें कौन से दर्रे देते हैं, माना और नीति दर्रे से। कि हमें उत्तराखंड से जाना होगा तो नीति, माना की नीति बनाकर जाना, क्यों, वहां पर भूस्खलन बहुत होता है, भूस्खलन अधिक होता, इस कारण यहां से हमें नीति बनाकर ही जाना होगा। ये तो हो गए इधर वाले के दर्रे हमारे। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर वाले, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वहां के। देखो सिक्किम के अंदर एक दो दर्रे हैं, प्रसिद्ध दर्रे हैं दोनों ही। एक तो है नाथुला, एक तो कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा। दूसरा इस साइड में है जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा देखो कहां से जाता है, ये दोनों दर्रे यहां पर गंगटोक, बीच में क्या है इनके, गंगटोक। एक तो गंगटोक से जाता है तिब्बत, नाथुला तिब्बत या चीन, और यहीं से आगे होता हुआ चला जाएगा मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत। मानसरोवर व कैलाश पर्वत की ओर जाएगा। दूसरा जाएगा भूटान, जिससे एक नदी भी गुजरेगी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी भी यहां से गुजरती है। नाथुला दर्रा इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। 2006 में इसको वापस खोला था। और याद रखना बौद्ध धर्म इसी मार्ग से चीन गया था। चीन में आज भी बौद्ध धर्म की एक शाखा बहुत ही प्रसिद्ध है, तिब्बत चीन के अंदर लामा। तिब्बत चीन के अंदर बौद्ध धर्म की एक शाखा बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है, लामा। और उसके प्रमुख कहलाते हैं दलाई लामा। उसके प्रमुख क्या कहलाते हैं, दलाई लामा। तो मानसरोवर कैलाश पर्वत, अगर पूर्वोत्तर के किसी व्यक्ति को, पूर्वोत्तर वाला यानी कि ये वाला हिस्सा है 7 बहनों वाला, या किसी को मानसरोवर पर्वत जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे, वो नाथुला दर्रे से जाएंगे। और यही ये 2006 में वापस खोल दिया। बौद्ध धर्म इसी मार्ग से भारत से चीन गया था। इधर आ जाते हम
अरुणाचल प्रदेश में देखो दो दर्रे हैं जो चीन की ओर जाते हैं। एक तो है बोमडिला, बोमडिला, और एक है यांग याप, यांग याप दर्रा। ये भी कहा जाता है चीन, ये भी कहा जाता है चीन। लेकिन इस दर्रे से प्रवेश करती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे से? यांग याप दर्रे से। एक नक्शे में नहीं आएंगे, दो नक्शों को उठाएंगे, दो नक्शों में लिख लेंगे साथ साथ में, कुछ दरे एक नक्शे में, कुछ दरे दूसरे नक्शे में। हाँ, एसआई के फॉर्म अभी नहीं आए हैं, एसआई जैसे आएंगे आपको सूचना दे दी जाएगी। तो दो दर्रे तो अरुणाचल प्रदेश से किसको जोड़ते हैं? चीन को। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और इधर बर्मा का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है रंगून। तो अरुणाचल प्रदेश के कई दर्रे किसको जोड़ेंगे? बर्मा यानी कि म्यांमार को। और उन दर्रों का नाम है, देखिए ये पांग सांग, पांग सांग दर्रा, दिहांग, दिहांग दर्रा, ये प्रसिद्ध है। और एक आएगा दिफू दर्रा। तो ये सारे के सारे ईटानगर को, ये अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। जो दिहांग दर्रा है वो ईटानगर को किससे जोड़ता है? रंगून से। ईटानगर को किससे जोड़ता है? रंगून से जोड़ता है। दो तीन दर्रे और बचे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। ईटानगर को रंगून से जोड़ता है ये। देखो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है वो जफर नाम से शायरी करते थे। बहादुर शाह द्वितीय थे जो जफर नाम से क्या लिखते थे? शायरियां लिखते थे। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाया और काम निर्वासित कर दिया रंगून। उनकी पत्नी जिन्नत बेगम रहेगी भारत और बहादुर शाह जफर चले गए रंगून। और उन्हीं के सामने उनके दोनों बेटों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बेगम को इधर छोड़ा, पति को उधर। तो फिर बेगम गाना गाती है कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो ये गाना उन्हीं ने बनाया था। और जफर की दो प्रसिद्ध शायरी है। जफर का ही बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि ए जफर, जफर शब्द हटा देते हैं जब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जफर शब्द हटा देते हैं। ये कहते हैं किसने कहा था कि मैं इतना बदनसीब हूं कि मुझे मेरे मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। किसके ये कथन थे कि मुझे मेरे मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई? तो वो कथन किसके थे? जफर के। और जफर की एक बहुत प्रसिद्ध शायरी थी कि 4 दिन मांग कर लाए थे अल्लाह से, 4 दिन मांग कर लाए थे, 2 दिन इंतजार में चले गए, 2 दिन इकरार में चले गए। फिर एक दर्रा और आता है हमारा मणिपुर के अंदर। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला है तुज्जू दर्रा। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुज्जू। मणिपुर और म्यांमार आपस में जोड़ने वाला दर्रा हो गया हमारा कौन सा? तुज्जू दर्रा।
ये हो जाते हैं हमारे पूर्वोत्तर के दर्रे। तो ये हिमालय वाला पार्ट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे भौतिक विभाजन में दूसरा। हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया, अब कल हमारा हो जाएगा इसके साथ साथ ही उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, का मरुस्थल हो जाएगा और प्रायद्वीपीय पठार हम प्रारंभ कर देंगे। तो 2 दिन में हमारा भौतिक प्रदेश का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 7:15 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।